दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। समकालीन कलाकारों की सीरीज के अंतर्गत आज प्रस्तुत है 9वां अंक। और आज हम चर्चा करेंगे बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार के वेंकटप्पा, जिनका पूरा नाम है कुप्पाली वेंकटप्पा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं। बंगाल शैली की तकनीक को जीवन भर विकसित करने वाले कलाकारों में के वेंकटप्पा का नाम अग्रणी कलाकारों में गिना जाता है। इन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर भारतीय कला को समृद्ध करने का रचनात्मक प्रयास किया। वे ऐसे कलाकारों में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने विशुद्ध भारतीय पद्धतियों से प्रेरित होकर भारतीय कला परंपरा को नए आयाम दिए। भारतीय संस्कृति की साधना में तल्लीन होकर इन्होंने अजंता के वैभव, मुगल कला के सौंदर्य और कांगड़ा कलम के माधुर्य से समन्वित कृतियों की रचना की, जिनका निश्चय ही बहुत महत्व है। उनकी कला का एक महत्वपूर्ण पक्ष संगीत का प्रभाव रहा है, जिससे वे मोहक कृतियों की सृजन में समर्थ हो पाए थे। के वेंकटप्पा का जन्म 1887 में एक चित्रकार परिवार में हुआ था। उनके पिता मैसूर के राज दरबार में चित्रकार थे। इन्हीं रास्तों पर चलते हुए वेंकटप्पा भी मैसूर के राज दरबार में चित्रकार बने। मैसूर के शासकीय औद्योगिक विद्यालय में 1902 से 1908 तक कला शिक्षा ग्रहण करने के बाद वेंकटप्पा ने राजकीय कला विद्यालय कलकत्ता में 1909 से 1915 ईस्वी तक कला की शिक्षा प्राप्त की थी। यहीं पर उनकी भेंट कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर से हुई थी और उन्हीं के निर्देशन में उन्होंने कला की दीक्षा ली। मालूम हो कि ईवी हैवेल की इच्छा के अनुरूप अजंता के गुफा चित्रों की अनुकृतियां करने के लिए कलाकारों का जो दल लेडी हरिंगम के साथ वहां भेजा गया था, उसमें के वेंकटप्पा भी एक कलाकार के रूप में शामिल थे। उन्होंने अजंता के भित्ति चित्रों का मनोयोग से अध्ययन किया और फिर उसकी तकनीकी कुशलता के साथ दृश्यता की अपूर्वता को भी गहराई से आत्मसात किया। कलकत्ता में शिक्षा ग्रहण करते समय कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर का स्नेह उन्हें बहुत मिला। वेंकटप्पा की लगनशीलता को देखकर अवनींद्रनाथ टैगोर बहुत खुश होते और उनकी हमेशा सराहना करते थे। एक बार उन्होंने वेंकटप्पा से कहा था, कलाकार के लिए अपनी कला ही माता, पिता और परमात्मा है और कला ही उसका सर्वस्व है। यह वाक्य जैसे वेंकटप्पा के जीवन का आदर्श ही बन गया, जिस पर आजीवन वे चलने का सफल प्रयास करते रहे। अवनींद्रनाथ की कला परंपरा को विकसित करने में नंदलाल बसु के साथ वेंकटप्पा का नाम भी आदर के साथ लिया जाता है। इन्होंने भारतीय आख्यानों के अविस्मरणीय चरित्रों को भी जिस रमणीयता के साथ अंकित किया है, वह प्रभावकारी है। वेंकटप्पा का परिवार चूंकि राज परिवार से ताल्लुक रखता था, इसलिए वेंकटप्पा को किसी अभाव या असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। अपनी सार्वजनिक प्रतिभा और तकनीकी ज्ञान की वजह से वे अच्छे कलाविद भी बन गए थे, पर चूंकि वे अध्यापन में नहीं रहे, इसलिए उनके ज्ञान का लाभ कला के छात्रों को नहीं मिल पाया। रोदेनस्टाइन ने भी कहा था कि वेंकटप्पा किसी भी कला विद्यालय के प्रधानाचार्य होने की योग्यता रखते थे, लेकिन उन्हें इसका अवसर नहीं मिला। कुछ लोग यह भी कहा करते थे कि वे कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए सबसे उनकी बन नहीं पाती थी। चारित्रिक दृढ़ता और अनुशासन पसंद इस कलाकार को किसी लोभ ने कभी भी पराजित नहीं किया और जीवन भर बिना किसी नाम या यश के परवाह किए काम करते रहे। कला की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कलकत्ता से लौटकर वेंकटप्पा ने 1920 में मैसूर में अपना स्टूडियो खोला और अपना कार्य आरंभ किया। इसके पहले उन्होंने रामायण और महाभारत पर आधारित अपने कई चित्र बनाए और बेचे थे। उन्हें भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों के चरित्रों के निरूपण में बहुत आनंद आता था। इन पर काम करते हुए वे खो से जाया करते और घंटों तन्मय होकर काम करते रहते। अपने देश की संस्कृति, भाषा, परंपरा, वनस्पतियां, पर्व त्योहार, लोकाचार आदि उन्हें बहुत भाते और वे खोज खोज कर उनके बारे में जानकारियां बटोरते।
अपने में वे इतने संपूर्ण हो गए थे कि किसी विदेशी प्रभाव को लाने की बात भी उन्हें गंवारा न थी। उन्होंने गगनेंद्र नाथ ठाकुर के साथ कई बार हिमालय की यात्रा की, दार्जिलिंग में रहकर चित्र बनाए, पर उन कृतियों में आधुनिकतावादी पद्धति और घनवाद को लाने की कभी कोशिश भी नहीं की। अपने मन की दृढ़ता के कारण ही वे नौकरी को हे समझा करते थे। यह वह दौर था जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। वेंकटप्पा का भारतीय मन विदेशी अवधारणाओं के प्रति क्षुब्ध हो जाया करता था। भारतीय कला पर भ्रांतिपूर्ण पश्चिमी टिप्पणियों पर तो वे कुपित ही हो जाते थे। संगीत से उन्हें बहुत प्रेम था। कलकत्ता में रहते हुए उन्होंने श्री रंगम रामास्वामी आयंगर से वीणा बजाने की शिक्षा पाई थी। धीरे धीरे वीणा वादन में वे इतने निपुण हो गए थे कि मैसूर के संगीत समारोह में उनका आना जाना आवश्यक हो गया था। दिलचस्प यह है कि संगीत के आचार्य शेषनन के घर में होने वाले संगीतज्ञ आयोजनों में वेंकटप्पा का जाना निश्चय सा हो चला था। वीणा वादन में वे उसी तरह खो जाते थे जैसे कृतियों की रचना में तल्लीन होते। एक उनकी रचना है वीणा वादन में पागल। यह कलाकृति उनकी बनाई एक अद्भुत कृति है जिसमें उन्होंने स्वयं को अंकित किया था। उनके बारे में कहा जाता है कि वह कई दिनों तक वीणा पर एक ही राग और ताल बजाते रहते थे। यह करने के पीछे उनकी अध्ययनशीलता थी। वे ऐसा इसलिए किया करते थे, ऐसा करके एक पर दूसरे के प्रभाव का परीक्षण कर सके। ऐसा उन्होंने इसलिए भी किया कि इससे वे स्वर और अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता जान सकें। उनके घंटों एक ही राग को बजाते सुनने वाले विस्मित होते थे और उन्हें लगता था कि तपस्या का यही रूप होता होगा। वीणा वादन की उनकी सिद्धि का जवाब न था। कहते हैं कि राग की शुद्धता, तान और उसका विस्तार और वरक तथा लयकारी पर अधिकार उनकी वीणा वादन के वैशिष्ट्य थे। बावजूद इसके वे हमेशा अपने को कला का छात्र ही कहा करते थे। अभिमान तो उन्हें कभी होता ही न था। यह दिलचस्प प्रसंग है कि वेंकटप्पा ने श्रुति वीणा का निर्माण किया और श्रुतियों की संख्या 22 निर्धारित की। यह उन्होंने तब किया जब भारतीय संगीत के श्रुतियों की संख्या के बारे में विवाद गहरा गया था। यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि एक कलाकार ने संगीत के क्षेत्र में इतनी बड़ी भूमिका निभाई है। बहरहाल वेंकटप्पा की कला की बहुआयामिता कई रूपों में हमारे सामने आती है। अनेक देसी परंपराओं और कला प्रविधियों के साथ वेंकटप्पा की कला में उनकी पारिवारिक कला विरासत का योगदान भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। उनके परिवार में कृतियों में सोने की पन्नी के प्रयोग की कुशलता थी। यह कुशलता भी उनकी कला में एक नई चमक के साथ आई थी। उनकी शुरुआती कृतियों में प्रताप सिंह, शंकराचार्य, शिष्यों के साथ बुद्ध, महाशिवरात्रि, दमयंती, टीपू सुल्तान, एक फारसी महिला अपने श्रृंगार कक्ष में, अर्धनारीश्वर आदि हैं जिनमें कल्पना की उड़ान अधिक है। ये सभी कृतियां वेंकटप्पा ने तैल में बनाई और इनमें कल्पनाशीलता के साथ साथ भावात्मक इंद्रियता भी दिखाई। इन कृतियों की रेखाएं संतुलित हैं तो रंगों में भी दर्शनीयता है। इनमें अर्धनारीश्वर को भारत और विदेशों में बहुत सराहना मिली। यह आश्चर्य का ही विषय है कि 1910 में जब वे महज 23 वर्ष के थे तब की उनकी बनाई गई एक कृति चरत पक्षी को भारत की महत्वपूर्ण कृतियों में माना जाता है। यह कृति पक्षी अध्ययन की कृति है पर अपनी संरचना में अद्भुत प्रभावों वाली पाई गई थी। इस पर टिप्पणी करते हुए वी.आर. सीतारमैया ने लिखा है, चरत पक्षी पक्षी अध्ययन का एक पूर्ण चित्र है और प्राचीन फारसी, मुगल तथा पहाड़ी शैलियों से भी श्रेष्ठ है। उन्होंने अपनी कृति अर्धनारीश्वर के वैशिष्ट्य पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि अर्धनारीश्वर ब्रश से बनाई गई कृति है। इसमें रेखाओं की बारीकी और रंग संगति के साथ साथ चित्रकला की सूक्ष्मता और उत्कृष्टता भी है। इसी कारण इसमें दैव छवि ऐसी उभरी है जो अभी तक किसी चित्र अथवा प्रस्तर आकृति में देखने को नहीं मिलती। स्पष्ट है कि वेंकटप्पा विषयों और पद्धति की युक्ति में भले ही पारंपरिक रहे हों
पर हर कृति को नई बनाकर प्रस्तुत करना उनके स्वभाव में था। उन्होंने जो कुछ भी करना चाहा उसे अलग और विशिष्ट बना दिया। दरअसल वेंकटप्पा की विशेषता ही यह थी कि वे रेखाओं में सिद्ध थे, तो रंगों के कोमल, दृढ़ तथा बदलते प्रभावों को बखूबी पहचानते थे। वे कृति की सूक्ष्म बनावट तथा उसके लालित्य पर भी बहुत बल दिया करते थे। इस वजह से भी उनकी कृतियों में आकर्षण ही नहीं, गहरा राग पैदा होता, जो दर्शक को सम्मोहित कर लेता। यह प्रभाव पैदा करने वाले वे नितांत थोड़े से कलाकारों में हैं, जिनकी कला का वैयक्तिक प्रभाव प्रेक्षक को रोमांचित कर देता है। इस विशिष्टता के कारण यह कहने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए कि वेंकटप्पा ने पारंपरिक कला पद्धतियों में काम करते हुए अपनी निजी शैली विकसित की और एक अलग आख्यान धर्मी परिकल्पना का विकास किया। उनकी कृतियों में दिखने वाला यह वैशिष्ट भारतीय कला पद्धतियों का समन्वित रूप है, पर प्राण इसमें कलाकार वेंकटप्पा ने डाला है। जादू उनका है और अनुभूति की तरलता में पगी रमणीयता उन्हीं की है। आदर्श उनका अभिप्रेत रहा है, इसलिए चरित्रों, खासकर पौराणिक चरित्रों को अंकित करते समय वे कोई छूट नहीं लेना चाहते। रामायण और महाभारत पर बनाए अपने चित्रों में वे उपयुक्त विशिष्टताओं के साथ सामने आते हैं। इन चित्रों में सेतुबंध, जटायु और राम और सीता, राधा और हिरन जैसी कृतियां शामिल हैं, तो बुद्ध और सुजाता, दमयंती आदि भी उनकी बनाई कृतियों में शामिल हैं। आकृति मूलक कृतियों में अपनी दक्षता सिद्ध कर चुके वेंकटप्पा ने दृश्य चित्रण में भी कुशलता प्रमाणित की। इस क्षेत्र में काम करते हुए इन्होंने छाया प्रकाश के संयोजन और रंग व्यवहार में अपूर्व कुशलता दिखाई। दृश्य चित्रण से संबंधित उनकी कृतियां अत्यंत भावुक हृदय का सरस उद्गार प्रतीत होती हैं। दार्जिलिंग के पर्वतीय दृश्य हों या उत्कट तथा कोडाइकनाल का अंकन हो, वेंकटप्पा ने दृश्य चित्रण की रमणीयता को प्रदर्शित किया। इन्होंने वन्य पशुओं, जीव जंतुओं, वनस्पतियों आदि के बेशुमार अंकन किए और सब में अपनी सिद्धता दिखाई। प्रकृति को ऋतुओं में बांटकर, दिन को पहरों में विभाजित कर इन्होंने दृश्य चित्रण में अद्वितीयता का परिचय दिया, वह अपने में महत्वपूर्ण है। इस तरह के चित्रणों में भी उनका अनुशासन प्रभावित करता है, तो उनका सूक्ष्म अंकन विषय की अंतर्व्याप्ति को दिखाने में समर्थ होता है। अराजकता जैसे उनके जीवन में न थी, वैसे ही उनकी कला से भी दूरी रही। नपे तुले रंग, संतुलित आकार और गतिमय रेखाओं में खेलती उनकी तूलिका घातों की लयात्मकता आज भी उनकी कृतियों में दिखाई देती है, जिसे देखकर दर्शक चकित रह जाता है। इसी तरह वेंकटप्पा ने हाथी दांत पर लघु चित्रों की रचना में भी कुशलता हासिल की थी। उनके समकालीन चित्रकारों में ऐसे लोग ना के बराबर थे जो हाथी दांत पर इस कला को उकेरने की विधि जानते हों। वेंकटप्पा हाथी दांत पर व्यक्ति चित्रों को इस तरह उकेरते थे कि व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व उभर आता था। इस तरह की आकृतियां उन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर, कूच बिहार के राजा, मैसूर के कृष्णराज वाडियार और S.V. रामास्वामी मुदालियर की आकृतियां उकेरी। दुर्भाग्य से आज उनकी उकेरी गई यह आकृतियां नहीं मिलती हैं। इसके अलावा इन्होंने प्लास्टर पर उभारदार प्रतिमाओं का निर्माण भी किया था और इसी पद्धति में भी अपनी दक्षता प्रमाणित की थी। इस पद्धति में उनकी बनाई कृतियों में भी वही स्वच्छता, अनुशासन और सुरुचि दिखाई पड़ती है जैसी वह उनकी आकृति परक चित्रकला और दृश्य चित्रण में है। इस तरह की आकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण वह कृति है जो रामायण की कथा श्रृंखला पर आधारित है और 108 फुट लंबी है। यह कृति मैसूर के राजमहल अंबा विलास पैलेस में निर्मित है। इस पद्धति की अन्य कृतियों में ध्यानी बुद्ध, हनुमान को अंगूठी देते राम, पांडवों को धनुर्विद्या सिखाते द्रोण, एकलव्य की धनुर्विद्या, शिव का तांडव नृत्य और शकुंतला और विदाई उल्लेखनीय कृतियां हैं। इसके अतिरिक्त वेंकटप्पा ने कई महत्वपूर्ण लोगों की छवियां भी बनाई, जिनमें रविन्द्रनाथ टैगोर तथा वीणा वादन का शेषन्ना का मुख्य चित्र शामिल है। इन कृतियों में सृजित चरित्रों को उनकी पूरी दिव्यता के साथ अंकित किया गया है। यह चरित्र वैभव, पौरुष और प्रभाव की प्रतिमा बन सके हैं।
शरीर की रचना के सारे गुणों से संपन्न इन कृतियों में आकर्षण और सौंदर्य का प्रभावकारी समन्वय है, जिसे देखकर सहसा विश्वास नहीं होता कि हम कोई चित्र देख रहे हैं या जीवित दृश्य। इनमें गतिमयता के साथ गहरी प्रशांति भी है, जो दर्शक की चेतना को परिष्कृत करती है। भारतीय आदर्श से पूर्ण इन चरित्रों का जो ख्यात व्यक्तित्व है, उसके सर्वथा अनुरूप उनकी निर्मितियां भी हैं जो हमें बरबस खींचती हैं। वेंकटप्पा की अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में पूर्णचंद्र ज्योत्सना में ऊटी ऊटी वर्षा के बाद, सीता कल्याण, बियर सोलसा हिल्स और ब्राइट पार्क कोरनाकल, एक लड़की की सभी महान आत्मत्याग आदि शामिल हैं। यह कृतियां जल रंग में बनाई गई हैं और कुछ कृतियां पेंसिल से निर्मित हैं। उनकी बनाई गई सूर्यास्त नामक कृति अंतिम कृति मानी जाती है, जो कि 1957 में बनाई गई थी और जो अपने अपूर्व रंग कौशल के कारण विख्यात है। इसमें सूर्य के अस्त होने के समय की आभा को जिस तरह अंकित किया गया है, वह विलक्षण है। इस कृति के निर्माण के बाद वह अस्वस्थ रहने लगे और 26 मई 1965 को उनका देहांत हो गया। वेंकटप्पा का भारतीय कला की प्रोन्नति में अमूल्य योगदान रहा है और इसके लिए उन्हें बहुत से पुरस्कार सम्मान भी मिले। 1962 में ललित कला अकादमी ने उन्हें अपना रत्न सदस्य चुनकर सम्मानित किया। कई दूसरी संस्थाओं ने भी उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया। आज उनकी कृतियों का संग्रह ललित कला अकादमी के अलावा कस्तूरभाई लालाभाई के संग्रह, चमराजेंद्र आर्ट गैलरी मैसूर महल, के रामाराजू, वेंकटप्पा आर्ट गैलरी, शासकीय संग्रहालय बेंगलोर, कॉलेज खंडेवाला आदि के निजी संग्रहों में शामिल हैं। वेंकटप्पा के कला जीवन को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि एक कलाकार को अपनी कला का स्वाभिमान होना चाहिए। अपने जीवन और व्यक्तित्व के अनुशासन की तरह कला में भी अनुशासन की दरकार है। नाम यश की कामना जिस तरह व्यक्ति को विघटित करती है, उसी तरह कला को भी खंडित करती है। अपनी शर्तों पर जीना और अपने ढंग से कला के बुनियादी तत्वों की रक्षा करते हुए सृजन करना वेंकटप्पा से सीखा जा सकता है। उनके सृजन में कहीं अधीरता नहीं दिखती, कहीं वे उतावले नजर नहीं आते। वे कभी अलंकरण के चक्कर में न पड़े। जिस तरह की मर्यादा उन्हें प्रिय थी, वैसे ही मर्यादा और संतुलन उनकी कृतियों में दिखाई देता है। हर्ष, विषाद, आनंद से सर्वथा परे उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा किया था और उसी के सहारे सृजन को अपना कर्तव्य बनाया था। उन्हें अपनी कृतियों में स्वच्छता, शालीनता पसंद थी। वे लालित्य और रसमय वृत्तियों को महत्व देते थे। आदर्श उनका निजी धर्म था और दुर्भाग्य से यह उनकी उपेक्षा का कारण बना, क्योंकि आदर्श को बहुत पीछे छोड़कर यथार्थ पर अधिक आग्रह करते हुए हमारा कला समाज अपने विचारों में संकुचित होता गया है। अपने भीतर से संचालित होने वाला कलाकार शायद यांत्रिक नहीं हो पाता कि उसे दुनिया अपने ढंग से चला सके। एक बार किसी के प्रश्न पर उनका कहना था, यदि मैं आपको अधिक से अधिक दे सकता हूं, तो मुझे कम देने के लिए आप बाध्य क्यों करते हैं? कलाकार के आत्मसम्मान के प्रतीक रहे वेंकटप्पा ने वही किया जो चाहा, और जो ना चाहा वह कभी नहीं किया। उनके व्यक्तित्व की इस दृढ़ता ने उन्हें उन लोगों के बीच अलोकप्रिय भी बनाया जो कला को अपनी जरूरत के अनुसार तोड़ या मरोड़ कर विकृत कर डालने में कुशल थे। जीवन के आदर्श, समाज के मूल्य और संस्कृति के गौरव की उन्हें परवाह नहीं होती। उनके लिए कला सुविधा या चमत्कार पैदा करने की युक्ति से ज्यादा मायने नहीं रखती। वेंकटप्पा भारतीय कला के उन स्थपतियों में हैं जिनकी याद तब तक आएगी जब तक कला के सृजन की पवित्रता पर विचार होता रहेगा। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कलाकार के साथ। नमस्कार।